बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मानसरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा तगड़ा जलसा किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो जलसा था ये कोई नेशनल लेवल की अनाउंसमेंट नहीं थी। शहजादा गुस्ताफ साहब जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को शिकस्त दी थी इंतखाबात में, उन्होंने ये जलसा अरेंज किया था मानसरा में। वो वहाँ से मेंबर कौमी असम्बली बने नवाज शरीफ साहब को हराने के बाद। तो इस जलसे में लंबे अरसे के बाद पहुंचे शेर अफजल मरवत साहब और उन्होंने कहा जी इससे पहले मैं पंजाब गया था, गिरफ्तार हो गया था, लेकिन अब जब मैं पंजाब जाऊंगा तो हज़ारों की तादाद में अपने साथियों को साथ लेकर जाऊंगा, तो देखते हैं कि हमें कैसे गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में भी वो जलसे के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। और मेरी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी पूरी तैयारी हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से पूरी ताकत के साथ जाएगी और 22 तारीख के जलसे के अंदर शिरकत करेगी। जबकि पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त क़यादत है, उनके हालात आपके सामने हैं, लेकिन जो MNAs MPAs या उम्मीदवारान थे वो अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, पंजाब में एक मोमेंटम बन जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इमरान खान साहब को पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या आम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। अब ये शरीफ खानदान का वैसा किला रहा नहीं। मामला सिर्फ इतना है कि वहाँ पे शरीफ खानदान की एक जिद है कि कुछ भी करके पुलिस को इस्तेमाल करके, फोर्सेस को इस्तेमाल करके, लाठी गोली की सरकार बना के कुछ भी करके लोगों को दबा कर रखो और पंजाब में खुलकर सामने ना आने दो। हालांकि पंजाब ने जिस तरह वोट निकल कर डाले इमरान खान साहब को, वो किसी सूरत भी खैबर पख्तूनख्वा से कम नहीं था। लेकिन पंजाब के अंदर धांधला बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, क्योंकि पंजाब से ही PMLN की हुकूमत बनानी थी और यही सारी डील थी और यही सब कुछ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में वो सारा कुछ करना मुमकिन ना हुआ, हालांकि कोशिश तो वहाँ पे भी की गई थी। बहरहाल मानसरा का जलसा काफ़ी बड़ा था, तगड़ा था। PTI मोमेंटम गेन कर रही है। उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद में वो जलसा करेंगे। अगर तो वो जलसा नहीं रुकता, एक मरतबा फिर कैंसिल नहीं होता, तो इस्लामाबाद के अंदर फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कहाँ खड़ी है। पंजाब से, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से कितने लोग निकलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोग पहुँचते हैं और इस्लामाबाद का जो जलसा है वो कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तरनौल का मकाम है जहाँ पर यह जलसा किया जाएगा। इसके अलावा एक जलसा लाहौर का भी ड्यू है और अगस्त के आखिर में कहा जा रहा है कि लाहौर में भी जलसा किया जाएगा। फिर ISF ने अपनी एक तहरीक शुरू की हुई है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अगर अगस्त के अंदर रिहा ना किया गया तो अगस्त के इख्तिताम के बाद वो अपनी तहरीक शुरू कर देंगे। और ये तहरीक उन्होंने कहा कि बिल्कुल वैसे होगी जैसे बांग्लादेश में तलबा की एक तहरीक चली है और वो पुरअमन तरीके से निकले थे अपना एहतजाज करने के लिए, लेकिन वो पुरअमन तहरीक तब पुरतशद्दुद बन गई जब बहुत सारे तलबा को जान से मार दिया गया बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचा। अब जो है वो सिनेरियो मैं आपके साथ बार बार साथ साथ शेयर करता रहूँगा। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो मुझे आपको बताना है और ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग है। ये चीज़ मैंने आपके सामने रखनी थी, लेकिन आजकल एक रोला पड़ गया है नवाज शरीफ के स्टेटमेंट के बाद। जरा पहले उस पर बात कर ले। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी इकॉनमी बहुत अच्छी थी मेरे दौर में और इमरान खान के दौर में बहुत बुरी थी। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर का तकाबली जायजा इमरान खान के दौर से अब किया जा रहा है अदाद शुमार की मौजूदगी में। तो जो महंगाई थी वो मुशर्रफ साहब के दौर से ज़्यादा हो गई पीपल्स पार्टी के दौर में, और उससे भी बहुत ज़्यादा हो गई PMLN के दौर में, और PTI के दौर में भी वो बढ़ी, लेकिन उस तरह से नहीं बढ़ी। लेकिन जब PDM का सरकार का दौर आया, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, नवाज शरीफ की दोबारा हुकूमत आई, तो फिर इन्होंने जो तबाही फेरी है वो तबाही पिछली 2 दहाइयों में भी कोई नहीं फेर सका। इन्होंने तो महंगाई के 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए और इन्वेस्टमेंट कम तरीन सतह पे ले जाने के भी 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी पाकिस्तान पिछले 50 साल में सबसे बुरा वक्त वो था ना जब मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया था, जब बांग्लादेश बन गया था, पाकिस्तान को 71 की वॉर में शिकस्त हो गई थी। तो सबसे बदतरीन वक्त तो वो था। अब वो जो बदतरीन वक्त था उसका मवाजना इस वक्त के साथ किया जा रहा है जो PDM की मौजूदा सरकार का वक्त है, कि बदतरीन महंगाई, बदतरीन हालात, लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में खबर आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि मल्टीनेशनल कंपनियां अपने दफातर को शिफ्ट कर रही हैं पाकिस्तान से। क्यों शिफ्ट कर रही है, इधर खबर देख लीजिए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खबरदार किया है कि मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से अपने दफातर दूसरे मुल्कों में मुंतकिल करने का मंसूबा बना रही हैं, जबकि बहुत सारी कंपनियां पहले ही ऐसा कर चुकी हैं। और दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट आई सामने, पाकिस्तान की नहीं, दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और ये एक मुल्क है,
उसमें बताया गया कि जनवरी से लेकर जून तक, यानी इन्हीं 6 महीनों के अंदर 2024 में दुबई में 3,986 पाकिस्तानी कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। नतीजतन पाकिस्तान इस फेहरत में दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क बन गया है। यह तादाद 2023 में इसी मुद्दत के दौरान रजिस्टर्ड 3,395 कंपनियों के मुकाबले में 17% ज्यादा हो चुकी है। यानी बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान के अंदर कंपनियां चल रही हैं वो पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल से तंग है, गवर्नेंस के मसाइल से तंग है, पाकिस्तान के अंदर सहूलियत मौजूद नहीं है, बिजली की कीमतें कहीं से कहीं जा रही हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है, फिर बिजली आती भी नहीं है, स्टेबिलिटी है नहीं इस मुल्क के अंदर, सिक्योरिटी के इश्यूज अलग है। तो वो यहाँ से भाग के दुबई जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हम कारोबार ही करते हैं ना पाकिस्तान में, ठीक है, जो कारोबार हमारे लोग हैं वो यहाँ पे काम करते रहेंगे, वर्कर्स, हम चलते हैं जाके दुबई में दफ्तर बनाते हैं, वहां जाके बैठते हैं। जिस कंपनी के पास 4 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं या उनका साइकिल चल जाता है, वो पाकिस्तान से दफ्तर उठा के दुबई में ले जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है ना कि यहां पे अपने आप को महफूज महसूस नहीं करते सरमायाकार। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, जमहूरियत के हालात आपके सामने हैं, आजादी इजहार राय के हालात आपके सामने हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज आपके सामने हैं, फिर गवर्नेंस के इश्यूज बड़े सीरियस हैं। इन सारी चीजों के होते हुए फिर मल्टीनेशनल कंपनियों का रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक और रिपोर्ट के मुताबिक जो 1 लाख से ज्यादा जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं जिन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटियों से या कॉलेजेस से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की है, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। उन्हें रोजगार मिल ही नहीं सकता पाकिस्तान में, क्योंकि है ही नहीं। पाकिस्तान में लगातार डाउनफॉल हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहा कारोबार, और उसकी वजह से ये फर्क पड़ रहा है। अब मैं आपको एक खबर देने वाला हूं, और ये खबर आपने जरा गौर से सुननी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खबर है जी IPPs की वारदात से मुताल्लिक। देखिए, हुकूमत थोड़े दिनों में एक वारदात डालने वाली है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और ये करेंगे क्या? ये एक अजीबोगरीब किस्म का सिनेरियो क्रिएट करेंगे और सारे मामले को धुंधला देंगे। कैसे धुंधलाएंगे, मैं आपको इसके फैक्ट्स अभी बता देता हूं। ये बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर जो है उनके जो रिसर्च टीम है उनकी बड़ी तगड़ी है। उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिखा है, दीगर कुछ और जगहों पे भी आर्टिकल छपे हैं। तो ये फैक्ट्स अब मौजूद हैं, अगर आप रिसर्च करें तो आपको मिल सकते हैं। लेकिन हकायक मैं आपके सामने बिल्कुल सिंपल करके रखने वाला हूं कि एक्चुअली ये जो हुक्मरान इस वक्त मौजूद है हुकूमत में, ये कितने बड़े मुजरिम है कौम के, इन्होंने कितना नुकसान किया पाकिस्तान का, और अब ये किस तरीके से अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने के चक्कर में है। ये पब्लिक के अंदर तासुर बनाएंगे। हमने तो पब्लिक के लिए बड़े अच्छे मुआहदे किए, हमने तो पब्लिक के लिए पॉलिसीज को रिव्यू किया। तो मैं आपके सामने अब कुछ फैक्ट रखने वाला हूं। नंबर 1, पाकिस्तान में जो आपकी पावर जनरेशन पॉलिसी होती है ये बार बार बनती है, इसके अंदर चेंजिंग भी होती रहती है। 1994 में एक पॉलिसी बनी थी IPPs के हवाले से। 1994 में जो पॉलिसी बनी थी उसने लगभग 2002-2001 तक काम किया था। 2002 में परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में IPPs के हवाले से एक और पॉलिसी चेंज हुई थी, और वो पॉलिसी चली थी मुशर्रफ साहब के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब का दौर आया, नवाज शरीफ वजीर आजम और शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब बने, और उस वक्त ख्वाजा आसिफ को पावर डिवीजन का मिनिस्टर बनाया गया, तो उस वक्त दोबारा एक पॉलिसी बनी थी। यानी 3 मेन पॉलिसीज हैं IPPs को लेकर, एक 94 वाली है, एक 2002 वाली है, और उसके अंदर फिर तब्दीलियां होती हैं जाकर 2013, 14, 15 में जब नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं। तो ये 3 चीजों को आपने ध्यान में रखना है। अब ये आपके साथ खेल क्या खेलने जा रहे हैं, यानी जो IPPs लगे 94 से लेकर 2002 तक, वो 94 वाली पॉलिसी पे थे। जो 2002 से लेकर गए 2013-14 तक, वो इस पॉलिसी पे थे, और जो उसके बाद से लेकर अब तक लग रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब की वो वाली पॉलिसी के मुताबिक थे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि वारदात है क्या। असल में जो IPPs की वारदात डाली गई वो 2013 से 2017 के दौरान डाली गई है। ये वो 4 साल हैं जिनमें मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे। अभी तवज्जो हटाने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए कि जनाब हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्चुअली चीज़ें मैं बताता हूँ। ये अब करने के वाले, ये 1994 की पॉलिसी के तहत जो 6 कंपनियां काम कर रही थी IPPs, ये उनके मुआहदे जो हैं उनके बारे में कोई काम करने जा रहे हैं। यानी उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, या उनको रिव्यू करेंगे, या उन कंपनियों के साथ मुआहदे ख़त्म करेंगे। तो उससे फ़र्क कितना पड़ेगा मैं आपको ये बता देता हूँ, ताकि आप ज़रा समझ जाएं सारे सिनेरियो को। तवज्जो हटाने के लिए 1994 वाली पॉलिसी के बाद में जो वजूद आने वाले, यानी 1994 की पॉलिसी के नतीजे में जो IPPs लगे थे पाकिस्तान में,
जो बिजली बनाने वाले कारखाने लगे थे, उनकी अगर जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनको अगर सिफर भी कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, तो भी पाकिस्तानियों को फी यूनिट 54 पैसे का फर्क पड़ता है। यूनिट कितने के आजकल बेसिक पाकिस्तान में? बेसिक यूनिट 65 रुपए से कुछ लोग 72 रुपए कहते हैं, लेकिन ये 60 से 72 रुपए के बीच में है कहीं। तो आप एवरेज 65 रुपए आप लगा लें बेसिक यूनिट पाकिस्तान में, तो उसमें 54 पैसे की कमी होगी अगर ये वो कर देते हैं तो। उसके बाद 2002 वाली जो पॉलिसी थी, उसके नतीजे में जो कारखाने लगे थे बिजली बनाने वाले, अगर उनके कैपेसिटी पेमेंट को भी सिफर कर दिया जाता है तो जो फर्क पड़ेगा फी यूनिट पे वो पड़ेगा 85 पैसे, यानी टोटल 1 रुपया भी नहीं है। और अगर दोनों को आप मिला दें, 1994 से लेके 1994 से लेके 2013 तक जितने आईपीपीज लगे हैं उन सबकी कैपेसिटी पेमेंट्स को, जिनको ये मैनेज करना चाह रहे हैं जिस पोर्शन को, अगर ये कर भी ले तो पाकिस्तानियों को टोटल जो फायदा पहुंचेगा वो 1 रुपए 39 पैसे फी यूनिट, 1.5 रुपए से भी कम। और ये इसके ऊपर ये छलांगे मारेंगे, देखें जी हमने मुआहदे रिव्यू कर लिए, देखें जी हमने मुआहदे खत्म कर दिए, देखें जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। कुछ आईपीपीज के नाम मार्केट में लेकर भी आ रहे हैं कि जनाब इनके हम खत्म करने लगे। और भाई उन्होंने अरबों रुपया पाकिस्तानियों की जेब में डाका डाल के वो लेकर चले गए हैं। अब आप उन्हें खत्म करें या उन्हें रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानियों को 1 रुपए 39 पैसे का फर्क पड़ेगा अगर आप 2013 तक का सारा रिकॉर्ड सीधा भी कर दें तो। असल में जो पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ वो 2013 में जब नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने आके जो पॉलिसी बनाई उसके नतीजे में हुआ, जो 2017 तक कारखाने लगे। अब मैं आपको यह बताता हूं कि अगर इनको कर भी दिया ना, चवन्नियों अठवन्नियों के अंदर पाकिस्तानियों को फायदा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जो पुराने आईपीपीज हैं उन पे पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। अगर उनके मुआहदों को रिव्यू किया गया या कैंसिल किया गया तो फायदा होगा जो नए मंसूबे जो नवाज शरीफ साहब ने 2013 के बाद लगाए थे, अगर उनको रिव्यू किया जाए या उनको कैंसिल किया जाए या उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स खत्म की जाए तो फिर पाकिस्तान को फायदा होगा। देखिए पहले क्या होता था, जो पाकिस्तान को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आने से पहले 2013 में जो पाकिस्तान को कैपेसिटी पेमेंट पड़ती थी ना, वो कितनी होती थी? वो 384 अरब रुपए थी। यानी एक साल में पाकिस्तान को 384 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट पड़ती थी नवाज शरीफ के 2013 में वजीर आजम बनने से पहले। लेकिन जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने और अपनी पॉलिसी लेकर आए, अब उसके नतीजे में पाकिस्तान को 2100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। यानी लगभग 1800 अरब रुपए का, 1700 से 1800 अरब रुपए का नवाज शरीफ साहब ने इस कौम को बोझ उनके ऊपर लादा है, गरीब पाकिस्तानियों के ऊपर 17 से 1800 अरब रुपए का। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के साथ किया। और उस बीच में फिर आ गई इमरान खान साहब की हुकूमत। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इमरान खान साहब ने क्या किया कि उन्होंने आईपीपीज के साथ बातचीत करना शुरू की। और बातचीत उन्होंने ये करना शुरू की कि जनाब आपने डॉलर रेट के ऊपर फिक्स किया हुआ है, फॉर गॉड से किसी चीज के ऊपर तो बैठे हमारे साथ। तो जब उनके ऊपर दबाव डाला तो उस दबाव के नतीजे में यह तय पा गया कि 148 रुपए के ऊपर फिक्स कर देते हैं। डॉलर रेट नहीं होगा, 148 रुपए के ऊपर फिक्स कर देते हैं। क्योंकि ये चाइनीज कंपनियां थी, ये मुनाफा सारा चाइनीज कंपनियों को जा रहा था। तो चाइनीज कंपनियां जो है, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि मुनाफा ना ले, हर कंपनी यही चाहेगी कि मुनाफा ले। हम हर कंपनी कारोबार इसलिए करती है कि वो मुनाफा ले। उन्होंने काफी इसके ऊपर रिएक्शन दिया। तो उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और बहुत सारे सहाफियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि पीटीआई हुकूमत ने सीपैक खत्म कर दिया, सीपैक को खत्म कर दिया, सीपैक जो है उसका वजूद बिठा दिया। नवाज शरीफ सीपैक लेकर आया था, इमरान खान ने सीपैक खत्म कर दिया, चीन को नाराज कर दिया। तो एक्चुअली वो क्या था मामला कि जब भी इमरान खान साहब आईपीपीज के बारे में बात करते थे, कैपेसिटी पेमेंट पे बात करते थे, जब वो ये कहते थे कि डॉलर के अंदर मैंने नहीं करनी पेमेंट, मैंने पाकिस्तानी रुपयों के अंदर करनी है, मेरे साथ रेट फिक्स करो। तो जब वो ये कहते थे तो तब ये सारे सियासतदान रल के इमरान खान को पड़ जाते थे। और अगर इमरान खान ने वो एहसान ना किया होता, 148 रुपए के ऊपर फिक्स ना किया होता डॉलर रेट के बजाय, तो आज पाकिस्तानी कैपेसिटी पेमेंट 280 रुपए के हिसाब से दे रहे होते। और ये जो 2100 अरब रुपए है ना, ये 3000 अरब रुपए से ऊपर चला जाता। तो 3000 अरब रुपए का मतलब आप समझते हैं कितना बड़ा डाका पाकिस्तानियों के जेब पे डलना था। ये इमरान खान साहब ने कम से कम भी 1000 अरब रुपया बचाया सालाना पाकिस्तानियों का, 148 रुपए पर फिक्स करने के बाद। ये उनका एहसान है
जिसके नतीजे में आप याद करें उन सारे सहाफियों को, उन सारे दानिश्वरों को, उन सारे पॉलिटिकल लोगों को जो ये कहते थे कि सी पैक इमरान खान खत्म कर रहा है क्योंकि चाइनीज कंपनियों के साथ वो ये कह रहा है कि जनाब रिव्यू करें मुआहिदा, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। तो असल मुजरिम कौन है? 2013 वाली हुकूमत, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और उनकी पॉलिसी। अगर 1994 और 2002 ये वाली पॉलिसियां जो है वो और 2013 वाली भी, ये सारी की सारी पॉलिसियां कोई आईपीपीज ने खुद नहीं बनाई थी, ये उस दौर की हुकूमतों ने बनाई थी। 1994 और 2002 की पॉलिसियों से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा, मगर जो कुछ भी पाकिस्तान का बिगड़ा वो 2013-14 में बनने वाली पॉलिसी ने पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को हकीकी मानों में बेच दिया है। ये इन्होंने किया जी पाकिस्तान के साथ। अब कैपेसिटी पेमेंट जो हम दिया करते थे 384 अरब नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले, वो अब हमें देने पड़ते हैं 2100 अरब रुपए तक। और अगर इमरान खान साहब उसके बीच में ब्रेक ना लगाते तो आज वो पैसा पता कितना होता? आज वो पैसा होता 3000 अरब रुपए से ज्यादा। इतना पैसा आपको देना पड़ता था। सिर्फ आप इनका एक मंसूबा देख लें, वो जो साहिवाल कोल पावर प्लांट वाला है, बाकी सारे तो बहुत सारे इनके ऐसे मंसूबे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको साहिवाल वाले की मिसाल दूंगा ना तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। साहिवाल वाले मैं मंसूबे की इसलिए बात कर रहा हूं कि जो साहिवाल का कोल पावर प्लांट है, कोयले से बिजली बनाता है, उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो 2002 के बाद लगने वाले तमाम मंसूबों की कैपेसिटी पेमेंट के बराबर है। यानी नवाज शरीफ साहब का एक पावर प्लांट का मंसूबा बराबर है परवेज मुशर्रफ और जरदारी साहब के दौर में लगने वाले तमाम मंसूबों की कैपेसिटी पेमेंट के। यानी जितनी कैपेसिटी पेमेंट नवाज शरीफ साहब ने एक मंसूबे में दी, उधर दो हुकूमतों ने अपने सारे मंसूबों में उतनी कैपेसिटी पेमेंट दी। तो ये है असल जबर जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है। और अब ये टिल्ला सा मुंह बना के आ जाते हैं, बैठ जाते हैं बोला वाला सा मुंह बना के, और आकर कहते हैं कि जनाब नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं जनाब, हमने तो बड़ा अच्छा काम किया है जनाब, हमने तो इस मुल्क को बचाया है, हमने तो बिजली बनाई है, बिजली तो इमरान खान ने महंगी की है। भाई फैक्ट्स को आप देखें, इमरान खान अगर उसको 148 पे फिक्स ना करता तो आज आप 270-280 रुपए के हिसाब से पैसे दे रहे होते, और आपको कितने पैसे देने पड़ते? आपकी कमर टूट जाती। वो तो पहले ही टूट रही है। इन चीजों में कुछ और फैक्ट्स भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। साथ साथ ये चीजें भी बताऊंगा, साथ साथ जो पॉलिटिक्स में हो रहा है वो भी बताऊंगा, साथ साथ जो डेवलपमेंट्स अदालतों के अंदर हो रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन चीजों को जरूर जहन में रखिए और याद रखिए ताकि आपको पता चले कि आपके साथ एक्चुअली जुर्म किसने किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।